सभी को नमस्कार। मैं हूं मीनाक्षी महालक्ष्मी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये जो चैप्टर है ये बीएड फर्स्ट ईयर में भी है और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे टेट वगैरह की तैयारी है, टेट, केवी और जो दिल्ली स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं वो स्टेट्स के जितने भी टीचर्स एग्ज़ाम है सबके लिए उपयोगी है। अतः ये वीडियो आपके दोनों ही रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगा। चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे कि विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? तो आंसर होगा जीन पियाजे जो थे उन्होंने किया था। और ये कहाँ के निवासी थे? स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। ये क्वेश्चन भी आता है। तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपने आसपास के जो बच्चे थे उन पर संज्ञान, ज्ञानात्मक और मानसिक विकास का अध्ययन किया था। इन्होंने पड़ोस के बच्चों के साथ अपने बच्चों पर भी जो प्रयोग किया था, जिसकी वजह से इनकी काफ़ी आलोचना भी की गई थी। पियाजे मानते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। जैसे कि डेवलपमेंट होता है, साथ साथ उनकी लर्निंग होती है। जैसे विकास होता है वैसे वैसे उनका अधिगम होता है। इनकी एक परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये डॉक्टर जीन पियाजे ने कहा था। तो ये डेफिनेशन अगर आप थ्योरी में लिखते हैं तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं और ऑब्जेक्टिव में ये परिभाषा पूछी जाती है कि ये परिभाषा किसकी है। ठीक है। फिर सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमको कुछ कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे कि कुछ संप्रत्यय जिनको कहा जा सकता है या कुछ शब्दावली जिनको जानना हमें ज़रूरी है। तो कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे के विकास के संप्रत्यय। पहला संप्रत्यय है अनुकूलन। अनुकूलन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन दो प्रकार का होता है, आत्मसातकरण और दूसरा है समायोजन। आत्मसातकरण पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे आपको कोई पूर्व ज्ञान है, बच्चे को कोई पूर्व ज्ञान होता है, उसके साथ वह नए ज्ञान को जोड़ लेता है। एक दिन पहले जैसे कोई बच्चा वाइट कलर का डॉग देख के आया है तो नेक्स्ट डे अगर ब्लैक कलर का डॉग देखता है तो वो अपने पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ लेता है। मेरी ड्राइंग देख के कोई हंसना नहीं, क्योंकि बहुत ही शानदार ड्राइंग है। पूर्व ज्ञान में समायोजन किसको बोलते हैं? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है, या तालमेल बिठाना ही समायोजन करना कहलाता है। जैसे एक दिन पहले डॉग देख के आया, नेक्स्ट डे अगर वो बिल्ली देखता है तो वो समायोजित कर लेता है कि वो कुत्ता था और ये बिल्ली है। और अगला कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो है संतुलन। संतुलन मतलब इक्विलिब्रिएशन या साम्य धारण। इसके द्वारा बालक आत्मसातकरण व समायोजन में संतुलन कायम कर लेता है। जो आत्मसातकरण, समायोजन दोनों में संतुलन कायम कर लेता है। वह कंफ्यूज नहीं होता कि भाई कल तो ये बताया था, आज ये बताया है। तो पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को भी जोड़ लेता है और नए ज्ञान में परिवर्तन भी कर लेता है। नए ज्ञान में परिवर्तन मैंने क्या बताया था? नए ज्ञान में परिवर्तन समायोजन कहलाता है। ठीक है। अब तीसरा है स्कीम्स और स्कीमा। इनमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि स्कीमा क्या होता है, स्कीम क्या होता है। स्कीमा बालक के शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो दिमाग से जुड़ी होती हैं। दिमाग से जुड़ी हुई शारीरिक क्रियाएं जैसे बॉल पकड़ना, अंगूठा चूसना और अंगूठे को मुंह में लेना आदि, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये स्कीमा कहलाती हैं। और स्कीम्स को हम कैसे याद करें? इनमें डिफरेंस करना कभी कभी याद करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा ऐसे याद कर लेते हैं ट्रिक लगा के
कि बच्चा अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कराने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा कराने के लिए क्या क्या स्कीम अपनाता है। जैसे अब स्कीम का तात्पर्य है किसी काम को करने के अलग अलग तरीके। जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि रोने से उसे दूध मिलेगा। किसी को अगर स्पीड का ज़्यादा लग रही हो तो स्पीड कम करके भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो अब हम ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं, इसमें 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है और दूसरी संवेदी पेशी अवस्था भी कहा जाता है इसको। तो ये तो दोनों हिंदी नेम है। अगर ये दोनों हिंदी नेम थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं याद करने में, इसलिए हम इसे इंग्लिश में याद करना ईजी रहता है। जैसे सेंसरी मोटर स्टेज, इसको आप इजीली याद कर लोगे। ये जो स्टेज होती है वो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियाँ जैसे नाक, कान, गला, जीभ, स्किन आदि के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई चीज़ों को ढूंढ लेता है। जैसे वो कोई मोबाइल फ़ोन देखा या कोई चॉकलेट देखी, तो देखने के बाद अगर हम उसको छुपा दें तो उसके माइंड में रहता है कि वो कौन सी चीज़ थी, मतलब छाप उसके दिमाग में रह गई है। तो वो आसपास, अगर बच्चा बगल में लेटा उसके पास पिलो, हमने पिलो के नीचे छिपाया है, तो वो ढूंढ लेगा। इसको कहा जाता है संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें मेन क्वेश्चन ये बनता है कि संवेदी गामक अवस्था कितने वर्ष की होती है, तो 0 से 2 वर्ष की होती है। और जैसे सेंस, इसमें सेंसरी मोटर आ रहा है ना, तो इसमें इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सेंस, हमारे जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके माध्यम से जो चीज़ें सीखी जाती हैं वो कौन सी स्टेज में होती हैं, तो सेंसरी मोटर स्टेज में होती हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 वर्ष से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, यह क्रिया को करने से पहले की अवस्था है, जिसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाता है लेकिन समझ नहीं पाता है। जैसे क्या क्या चीज़ें नहीं समझ पाता है बच्चा, ये हम पढ़ते हैं। तो ये स्टेज जो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में। इसमें बच्चा सामने रखी चीज़ को देख तो पाता है लेकिन समझ नहीं पाता। जैसे किन किन चीज़ों को नहीं समझ पाता, जीववाद को नहीं समझ पाता। जैसे बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। कोई बच्चा है, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, जैसे कोई बच्चा है आ रहा है और उसको चोट लग गई, जैसे कि गेट से चोट लग गया, किसी चीज़ से चोट लग गई, तो मम्मी बोलती है कि बेटा रोना नहीं, मैं इसकी पिटाई करती हूँ। तो वो निर्जीव चीज़ को भी अगर पिटाई की तरह करती है तो वो समझ जाता है कि मम्मी ने इसकी सच में ही पिटाई की है। वो इस तरह की चीज़ों को सच मानने लगता है, जबकि ऐसा तो सच नहीं है भाई। निर्जीव चीज़ को कैसे मारा जा सकता है, लेकिन उसमें जीववाद नहीं समझ पाता है, निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता है। दूसरा, अहम केंद्रित, बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है वही सही है। कि जैसे वो अगर कोई चॉकलेट वो खाता है वही चॉकलेट अच्छी है, तो वो बोलेगा कि ये चॉकलेट बहुत अच्छी है, आप भी इसे खाओ। अगर उसको समझाया जाए कि बेटा ये चॉकलेट तो अच्छी है लेकिन ये भी अच्छी है, तो भी वो अपनी ही बात को प्रूव करने की कोशिश करता है कि ये नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छी है। फिर अपलटावादी, बच्चा उलट पलट नहीं जान पाता। इसमें वस्तुएं और समस्याओं को अगर उलट पलट कर दिया जाए तो वो उस समस्या को सोल्व नहीं कर पाता। जैसे 6 + 4 = 10 होता है, अगर इसको 6 + 4 कर दिया जाए तो वो नहीं बता पाएगा कि 6 + 4 क्या होगा। फिर नेक्स्ट है मुद्रा संप्रत्य, जैसे मुद्रा होती है, नोट होते हैं, उनमें डिफरेंस करना उसको नहीं आता है। दूरी नापना, जैसे कहीं गए हैं तो और दूसरी बार कहीं दूसरी जगह गया तो समझ नहीं पाता है कि ये दूरी कितनी है या ये दूरी कितनी है। वो दूरी, वेट नहीं समझ पाता, ऊंचाई, हाइट नहीं समझ पाता। ये जो कंसेप्ट होते हैं इनको नहीं समझ पाता बच्चा। नेक्स्ट है केंद्रीकरण, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताएं छोड़कर
किसी एक विशेषता पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है। जैसे फ़ोन के तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन बच्चा जो होता है उसमें फ़ोन मिलते ही गेम खोलता है। इसका मतलब वो गेम पे सेंटर हो गया है, मतलब गेम पर केंद्रीकरण हो गया उसको। इसको बोलते हैं केंद्रीकरण की अवस्था। जो थर्ड अवस्था है वो होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी चीज़ को देखकर ही कुछ समझ पाता है। जैसे अगर कुछ सामने कोई चीज़ रखी हो तो उसको समझ जाता है और उस पर चिंतन करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर कोई चीज़ सामने नहीं है तो वह समझ नहीं पाता है उसके बारे में चिंतन नहीं कर पाता है। इसी अवस्था में वह जीववाद, अपलटावादी मुद्रा और भार आदि के कंसेप्ट को समझने का उसके अंदर गुण आ जाता है। उसके अंदर आगमनात्मक तर्कना आ जाती है। अगर वो किसी चीज़ को जानता है या किसी कंसेप्ट को समझता है तो उसके बारे में वो तर्क करता है। पेड़ों की जैसे आवश्यकता पर तर्क किया जाए तो ऑक्सीजन देते हैं, वो तर्क करेगा कि पेड़ की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं, रेन करते हैं, बारिश करते हैं। तो उसके अंदर आगमनात्मक तर्कना आ जाती है। जानी हुई चीज़ से अनजान चीज़ की तरफ जाना आगमनात्मक, उसके ऊपर तर्क करना आगमनात्मक तर्कना कहलाती है। फिर अगली स्टेज है औपचारिक अवस्था। ये अवस्था 11 वर्ष के बाद आती है। इससे पहले वाली मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष तक होती है और 11 वर्ष के बाद जो अवस्था आती है वो औपचारिक अवस्था होती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है। अगर उसके सामने कोई चीज़ नहीं है, उसके लिए नाम लिया जाए तो उस चीज़ को समझने लगता है कि यह उस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, तो अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है। और अगली स्टेज है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव। उसे निगमनात्मक चिंतन कहते हैं। मतलब जो चीज़ उसे नहीं आती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर का चिंतन, जो उसे अज्ञात है उसके बारे में भी वो चिंतन करने लगता है। तो आज हमारा ये सेशन यहीं एंड हो रहा है। अगर आपको इस वीडियो को फ़ोटो या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका अवेलेबल करवा देती हूँ। अभी मैं स्क्रीनशॉट लेके डालती हूँ आपको।